नमस्कार साथियों, मैं मोहित एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के 11 बज चुके हैं और 11 बजे प्यारी सिंधी की क्लास होती है और ये निरंतरता क्लास आपकी प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे आपकी शुरू हो जाती है। तो एक बार सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक शेयर ना किया हो सभी लोग जबरदस्त तरीके से सेशन क्या करेंगे, शेयर करेंगे भाई, है ना। तो जितने बच्चे हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई। फिर आप लोग जैसा कि जानते हैं बहुत बेहतरीन से प्रश्नों पर हम लोग क्या करने वाले, चर्चा करने वाले, और ये ऐसे प्रश्न है कि मजा आ जाता भाई हम लोग प्रैक्टिस करने पर। तो एक बार हम सभी का नाम ले लेते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, भाई साहब फालतू के कमेंट ना किया करो, है ना, ऐसे कमेंटों से कोई काम चलने वाला है नहीं। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो भाई जबरदस्त तरीके से। और जैसा कि आप सभी को पता है कि परचम बैच अभी तक जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो बैच जरूर ले लें। 50% आपका डिस्काउंट चल ही रहा है। सुपर 50 कोड डालने पर आपको 50% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो एक बार सभी लोग बच्चे, जितने भी प्यारे बच्चे, सभी लोग सेशन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाँ बेटा, सभी को सुप्रभात। जागृति जी, अंकिता जी, सारे के सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए। इतनी जल्दी जल्दी कमेंट चलते रहते हैं जिसमें नाम भी नहीं पढ़ पाते, है ना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि आपके सामने जो आज का पहला प्रश्न है, सारे के सारे बच्चे उत्तर देंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का पहला प्रश्न देखो क्या दिया है आपके सामने, दिया लोकप्रिय शब्द में समास है। जल्दी बताओ भाई, सारे के सारे बच्चे उत्तर देंगे। जैसा कि आप जानते हो लोकप्रिय में प्यारे बच्चों आपको समास बताना है। कई बार ये पेपर में पूछा गया है और कई बार मैंने इसकी प्रैक्टिस भी कराई है। लोकप्रिय का मतलब आप लोग जानते हैं। तो यहां पर जैसे देखा होगा, लोकप्रिय लोगों में प्रिय, मतलब लोक में प्रिय ऐसे भी बोल सकते हैं, लोगों में प्रिय बोल सकते हैं। तो याद रखो, लोग में प्रिय अगर आप जानेंगे, लोगों में प्रिय आपको पता होना चाहिए जब कहीं पर प्यारे बच्चों में का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर एक कहानी थोड़ी सी दूसरी बन जाएगी। लोगों में प्रिय, तो लोगों में प्रिय बच्चा, वैसे तो हम तत्पुरुष समास इसको सही करते हैं। क्या करते हैं, तत्पुरुष समास, ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ए विकल्प सही किया है वह अपने स्थान पर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सारे के सारे बच्चे देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पर अव्ययभाव समास क्या होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद बेटा क्या होता है, प्रधान होता है। तो याद रखो दोस्तों, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि यहां पर पूर्व पद इसका बेटा क्या होगा, प्रधान होगा। पूर्व पद आपको बच्चा प्रधान हो जाता है। बहुब्रीहि समास का आप जानते होंगे कोई भी पद प्रधान इसका नहीं होता है। तो बहुब्रीहि को आप समझ सकते हैं, कोई पद प्रधान इसका नहीं होता बेटा, कोई पद इसका बच्चा क्या नहीं होता, प्रधान नहीं होता है। आगे देखेंगे बेटा, यहां पर लिखा कर्मधारय की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, कर्मधारय। कर्मधारय में अगर हम देखेंगे इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। कैसा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और बच्चा तत्पुरुष समास में आप जानते होंगे इसका भी उत्तर पद बेटा क्या होता है, प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है बेटा, प्रधान होता है। तो यहां पर विकल्प आपका एकदम उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे उत्तर सही दे रहे हैं भाई। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक ना एक दिन सारे के सारे प्रश्न आपके सही होने लगते हैं। और ऐसा अगर हम लगातार एक स्लॉट को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो सारे के सारे प्रश्न भी आपके क्या होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। तो आपको उत्तर ऐसे ही पेपर में जब जाएंगे तो सारे के सारे प्रश्न क्या, ये मोहिनी वाले गधे कभी नहीं सुधरेंगे, कभी तो सुधर जाया करो। रोज वही हालत है वही मोहिनी, कभी मोहित सर का भी नाम ले लिया करो। चलिए हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न के पास। आपके सामने बढ़िया सा प्रश्न लिखा हुआ बेटा, पुरुषोत्तम। सारे के सारे बच्चे उत्तर देंगे कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। अगर हम पुरुषोत्तम की बात करते हैं तो पुरुषोत्तम में आपको पता होना चाहिए क्या होगा भाई, पुरुषों में उत्तम। जो बेटा क्या है, यहां पर हम देखेंगे पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम की बात करेंगे बेटा, तो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। अब आपको एक याद रखना, अगर हम एक विकल्प यहां पर ई और बना देते बहुब्रीहि समास, तो बहुत बच्चे बहुब्रीहि में फंस जाते हैं। पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है, आप बताएंगे श्री राम को। लेकिन बेटा याद रखना पुरुषों में उत्तम, लेकिन इस हिसाब से हम देखेंगे यहां पर जो उत्तर आपका सही होगा, यहां पर जो बच्चा आपका उत्तर सही होगा पुरुषों में उत्तम, तो यहां पर विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पुरुषों में उत्तम, यहां पर पुरुषोत्तम बराबर विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चे उत्तर सही दे रहे हैं और इसी प्रकार उत्तर भी आपको सही देना है। तीसरे नंबर पे चलेंगे तो यहां पर क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। सारे के सारे बच्चे उत्तर बताएंगे, निम्न में से कौन सा यहां पर द्विगु समास का आपका उदाहरण है। द्विगु मतलब आप लोग जानते होंगे ना, द्विगु का मतलब होता है पूर्व पद में क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। पूर्व पद में बच्चा क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। और आपको पता है एक आपका क्या बनना चाहिए, समूह बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बेटा, समूह बनना चाहिए। जैसे समूह बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, द्विगु समास। अब देखो जैसे पीतांबर लिखा है, पीतांबर की बात करेंगे, क्या लिखा बेटा, पीतांबर। पीतांबर का मतलब होता पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात पीला है जिसका अंबर की बात करें बेटा, तो याद रखो दोस्तों पीला है जिसका अंबर, आपको पता है ये बहुब्रीहि के साथ चला जाएगा।
किसके साथ चला है? बहुब्री के साथ। चौराहा आप जानते हो कि ये आपके किसके साथ? द्विगु समास के साथ है। चार राहों का आप लोग समूह बनाएंगे। जैसे चार राहों का समूह बनाते हैं तो याद रखो चार राहों का हम लोगों ने क्या बनाया? चार राहों का समूह। चार राहों का जैसे बच्चा हम लोग समूह बनाते हैं तो चार राहों का समूह बराबर चौराहा हो जाता है। यहां पर नेत्रहीन की बात करें, नेत्र से हीन, इसको अपादान तत्पुरुष के साथ ले जा सकते हैं। अपादान तत्पुरुष के साथ, किसके साथ? अपादान तत्पुरुष के साथ। रुपया पैसा की बात देखेंगे, रुपया और पैसा, ये बच्चा किसके साथ जाएगा? आप लोग जान सकते हैं इसको द्वंद्व के साथ लेके जा सकते हैं। तो यहां पर जो बच्चा सारे के सारे बच्चे उत्तर सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही, सभी के सभी बच्चे उत्तर भी सही कर रहे हैं और यही होना भी चाहिए। अगर उत्तर हम लोग नहीं सही करेंगे तो कैसे काम चलेगा इतना पढ़ने के बाद? तो जो बच्चे यहां पर विकल्प सी कर रहे हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं भाई सेशन को शेयर कर दो भाई, सभी लोग जबरदस्त। और मैंने पहले बताया www.testwale.com पर जाके आपको क्या करना है? सीधी सी बात, www.testwale.com पे जाकर आपको टेस्ट जरूर लगाना है। और अभी तक जिन बच्चों ने परचम बैच नहीं लिया वो परचम बैच जरूर ले लें, जहां पर आपको क्या है अभी भी 50% का आपका डिस्काउंट मिल रहा है। 4 नंबर पे देखते लिखा मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? बोलो भाई। यहां पर देखना मोहिनी तेज दौड़ती है। अब ऐसा ना करना, पीछा करने लगना, सर मोहिनी का नाम क्यों लिया करते हो? यार क्यों नहीं नाम ले, वो तुम्हारे दिलों में वास करती है, दिलों में जो वास करेगा तो उसका नाम क्यों नहीं लेंगे? नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखो मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? पहले लिखा रीतवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और प्रमाणवाचक। बेटा स्थानवाचक का क्रिया विशेषण जाते हो जहां पर स्थान का बोध होता है। किसका बोध होता है? याद रखो दोस्तों, जहां पर स्थान का बोध होने लगता है, स्थान का क्या होता है? बोध होता है, वहां पर हम लोग स्थानवाचक की बात कर सकते हैं। यहां पर देखो कालवाचक, जहां पर समय का बोध होने लगे, समय के साथ किसी विशेषता बताएं। प्रमाण में आप नापने तोलने के द्वारा विशेषता बताते हैं, वो प्रमाणवाचक हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे मोहिनी तेज दौड़ती है, तो ये यहां पर तेज की वो बात कर रहा, किसकी? तेज। तेज मतलब आप जानते हो ना, ये जैसे मैंने देखा तेज दौड़ती है। तो याद रखो दोस्तों, विकल्प नंबर आपका ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने देखा मोहिनी तेज दौड़ती है। तेज का मतलब यहां पर ये रीतवाचक क्रिया विशेषण, और सारे के सारे बच्चे उत्तर भी सही कर रहे हैं। मजा भी आता है यार। अब तो हमें ऐसा लगने लगा है कि आप लोग इतने इत्मीनान से पढ़ते हैं कि सारे के सारे प्रश्नों को क्या कर ले जाते हैं? सही कर ले जाते हैं। तो यहां पर उत्तर आपका ए विकल्प आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर पे देखते हैं, देखो क्या लिखा, 5 नंबर की बात करते हैं। यहां पर बेटा लिखा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बताइए बच्चा, इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी के बारे में याद रखना है। अशुद्ध वर्तनी आपको बताना, कौन सी वर्तनी इसमें अशुद्ध है? बोलो भाई। यहां पर देखो बच्चा, अगर हम देखेंगे सबसे पहले लिखा उज्ज्वल। उज्ज्वल को हम लोग ऐसे लिखते हैं और वो ऐसे ही लिखा हुआ है उज्ज्वल, तो ये तो आपका सही लिखा हुआ है। क्या लिखा? अध्यात्म। अगर अध्यात्म की बात करेंगे ये भी सही लिखा हुआ है। यहां पर देखेंगे श्रृंगार की बात करेंगे बच्चा, श्रृंगार हम लोग कैसे लिखते हैं? याद रखो दोस्तों, श्रृंगार को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, तो ये आपका अशुद्ध है, विकल्प सी भी सही होगा। लेकिन ज्योत्सना की बात करेंगे ये भी अशुद्ध लिखा हुआ है, या फिर टाइपिस्ट मिस्टेक क्या होगी? मिस्टेक हुई होगी, या फिर उसने क्या किया होगा, इसको गलत ही आपको टाइप भी कर दिया होगा। तो यहां पर ज्योत्सना की बात करेंगे तो विकल्प क्या सही होगा? ये सही होगा। जहां पर ताबी आधा है और बच्चा आपका साबी आधा मिलता है, ये आपका इस प्रकार से उत्तर यहां पर क्या प्यारे बच्चों? सही होगा। तो विकल्प नंबर सी और डी, जिन बच्चों ने सही किया वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है और उत्तर भी सही आप लोग दे रहे हैं। अब तो यार पढ़ते पढ़ते आपकी इतनी आदत पड़ गई है कि प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं, फिर भी हम सालों उनको सही कर ले जाते। क्यों बच्चा? लेकिन ये वही सही नहीं कर रहा है जो अक्खा, मतलब नहीं कहते आंख मिच्चा खेलो, खेल खेला करते रहे ना, आंख मिच्चा खेल जिसको बोलते हैं। लवोटरैया को खेलो ना, बचपन में चढ़ते थे, पेड़ों पे चढ़ जाते थे, लवोटरैया खेला करते थे। तो लवोटरैया वाला खेल है यहाँ पर, बस खेलते रहो है। तब तो फिर गुट्टा खेला करते थे, बचपन की यादें आती होंगी, है ना। यहां पर देखो 6 नंबर पे बेटा क्या लिखा हुआ है, अगर हम बात करें, लिखा विराम का अर्थ है। पहले लिखा राम के वियोग में, अगर विराम के अर्थ की बात करेंगे तो राम के वियोग में। फिर लिखा विश्राम या आराम, बिछुड़ना या व्यंजन। बेटा देखो राम के वियोग का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है भाई। राम के वियोग से यहां पर क्या मतलब हो जाएगा? कोई मतलब नहीं हो जाएगा। आगे देखो विश्राम और आराम की बात करेंगे, इसका यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे देखो बच्चा ले विछड़ना और व्यंजन, तो इसका मतलब यहां पर विराम का मतलब विरामावस्था, यानी कि रुकना। रुकना या फिर बच्चा क्या होता है? ठहरना। ठहरना ये आप लोग जानते हो, रुकना या फिर ठहरना। तो यानी कि विश्राम का मतलब आप जान सकते हो, बी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर सही होगा। जिन बच्चों ने बी विकल्प आपका बिल्कुल दिया है, यहां पे विराम आप लोग जानते होंगे, यहां पे विरामों की संख्या वैसे 20 मानी जाती है। कभी गुरु कामता प्रसाद के अनुसार पूछे, गुरु जी के अनुसार, तो उत्तर आप 19 सही कर देना। यहां पर यह भी प्रश्न आपको याद करके चलना है। तो बच्चा यहां पर उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? याद रखो दोस्तों, विकल्प नंबर आपका क्या सही होगा? वी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए।
जल्दी बताइए, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। देखो यहां पर विराम चिन्हों से भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता तो उसे तुम्हें कंठस्थ रखना है। पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में बात करता है। देखो हम आपको एक एक बताना चाह रहे हैं। ये देखो आपका क्या है, याद रखो दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धविराम कहते हैं, अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। इसे याद रखना बेटा, इसको हम अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। ये बेटा देखो आपका क्या लिखा, पूर्ण विराम लिखा है, याद रखो दोस्तों, इसे हम लोग पूर्ण विराम, पूर्ण विराम आप लोग जानते होंगे जब वाक्य पूरा होता तब प्रयोग करते हैं। ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कैसा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। आगे देखो बेटा, इसकी बात करेंगे तो ये बच्चा आपका क्या, अल्प विराम है। क्या है, अल्प विराम है। तो याद रखो दोस्तों, इसको हम किस प्रकार से क्लियर करेंगे, तो यहां पर उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका उत्तर सही होगा वो विकल्प नंबर आपका क्या पूछ के आ रहा है, पूर्ण विराम पूछ रहा है। यानी कि पूर्ण विराम कौन सा होगा, तो ये तो आप सभी लोग सही कर ले गए होंगे, सी। लेकिन याद रखना, इससे पहले जो ए नंबर पे दिया उसको अर्धविराम कहेंगे। क्या करते हैं, अर्धविराम। इसका बी पे देखो, इसको अल्पविराम कहते हैं, और सी पे आपका पूर्ण विराम है, और डी पे आपका क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहां पर इस प्रकार से उत्तर को हम लोग क्या करेंगे, सही करते हैं। चलिए आगे देखेंगे, हंस पद किस विराम का एक चिन्ह है, जल्दी बताइए। यहां पर आपको बताना, हंस पद की बात करते हैं, जल्दी बताओ भाई दोस्तों। यहां पर 8वें नंबर को उत्तर आपको देना है। देखा, हंस पद किस विराम चिन्ह का आपका नाम है, बोलो भाई। अगर इसका और एक नाम पूछना चाह रहा है, देखो अल्प विराम का कोई और तो नाम होता नहीं है, इसको बेटा अल्प विराम। लोप आपका इस प्रकार जब डॉट डॉट का प्रयोग करते हैं, ये लोप चिन्ह होता है। आगे देखो, पूर्ण विराम को आप लोग अभी मैंने बताया पूर्ण विराम होता है। त्रुटिपूर्ण ये आपका हंस पद होता है, ये इस प्रकार से बनता है चोच की तरह, और ये क्या करता है, वाक्य में जाके त्रुटि को पूरा करता है। किसो, वाक्य में जाकर त्रुटि को क्या करता है, पूर्ण करता है। जैसे त्रुटि को पूर्ण करता है, याद रखो उसको त्रुटिपूर्ण भी कह सकते हैं। तो यानी कि इसका एक और नाम क्या होता है, बी त्रुटिपूर्ण। यानी जिन बच्चों ने उत्तर बी दिया है वह अपने स्थान पर बिल्कुल क्या होंगे, सही होंगे। तो हंस पद का एक नाम और क्या होता है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप बताइएगा। इसको हम लोग त्रुटिपूर्ण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, त्रुटिपूर्ण। बहुत बढ़िया। आगे देखो बच्चा बढ़ेंगे, बालक स्कूल से कब आया, बताओ भैया। लिखा है, जल्दी से बताइए, सारे के सारे बच्चे उत्तर देंगे। यहां पे लिखा, बालक स्कूल से कब आया, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा। आपको सारे बच्चों को उत्तर देना है कि बालक स्कूल से कब आया। इसमें जाके आपको उचित विराम चिन्हों को क्या करेंगे, हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सीधी सी बात है, कब लिखा है ना, और कब तुम आओगे, यानी जब कहीं पर पूछने की बात करता है। नहीं, कभी कोई कहते हैं, हेलो डार्लिंग, आप कब आएंगी, है आप कब आएंगी, आप पूछ रहे हो ना। जैसे किसी से पूछने की बात करते हैं बेटा, तो पूछना ही बच्चा प्रश्नवाचक कहलाता है। तो याद रखो दोस्तों, यहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। विकल्प नंबर बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। जबकि ए की बात करेंगे, ये क्या होगा, अल्पविराम होता है। क्या होता है बच्चा, अल्पविराम होता है। इधर देखोगे बेटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्धविराम करते हैं, भी आपको पता है। इसको हम लोग अर्धविराम करते हैं। इसको बेटा आप सारे बच्चों को पता है, इसको बच्चा जाके हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण विराम करते हैं। तो इस प्रकार से जाके उत्तर को हम लोग क्या करते हैं, सही करते हैं। तो याद रखो दोस्तों, यहां पर विकल्प आपका कौन सा सही होगा, आपको जाके उत्तर यहां पर देना है। वो उत्तर आपका क्या सही होगा, बालक कब आया, तो यानी वी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर सही होगा। बहुत बढ़िया। आगे देखो, घुटने टेकने के मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सारे बच्चे बताओ। सारे के सारे बच्चे उत्तर देंगे। घुटने टेकने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई, घुटने में दर्द होना। अब ये तो कहने घुटने मैंने टेक दिया तो घुटने में दर्द होने लगी ना भाई। घुटने टेकने का मतलब दुखी होना, ये भी नहीं होगा। इधर देखो, घुटने का ये भी नहीं होगा। यहां पे विजय प्राप्त करना अगर हम देखेंगे, ये भी नहीं भाई। घुटने टेक दिया तो वहां पर तुमने कौन सी विजय प्राप्त कर ली है, घुटने टेकने के बाद आपने कौन सी विजय प्राप्त कर ली है। यानी कि आप समझ सकते हो, जब कहीं घुटने टेक देते हो ना कहीं है, बीबी के सामने घुटने टेक देते हो, यानी कि हार मान जाते हो। यानी विकल्प नंबर आपका उत्तर क्या होगा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। जिन बच्चों ने सी उत्तर दिया है ना भाई, जैसा कि सारे के सारे बच्चे, अरे तुम लोग मोहिनी जिंदाबाद, इनके चक्कर में क्या पड़े रहते हो यार, पढ़ा करो भाई। तो यहां पर मैंने देखा, जो आपको उत्तर सही होगा वो विकल्प नंबर सी आपको क्या करना होगा, सही करना होगा। चलिए आगे देखो, लिखा हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द आपको बताना है। हस्तक्षेप को अगर आपको क्या करना बेटा, शुद्ध आपको बताना, तो जल्दी बताओ भाई। यहां पर आपके सामने देखते हैं हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है, पहले लिखा हस्तक्षेप, फिर लिखा हस्तक्षेप और हस्तक्षेप। बेटा यहां पर देखेंगे तो जो आपके ये दोनों लिखे हैं, ये दोनों सेम सेम मुझे लग रहे हैं। वैसे हस्तक्षेप को हम लोग ऐसे शुद्ध लिखते हैं, हस्तक्षेप किया जाता। अब देखो विकल्प मिलाओ, मैंने विकल्प मिलाया तो यहां पर बी विकल्प और सी दोनों एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन फिर भी हम पहले जब कहीं पर विकल्प, ये ध्यान रखना कि एक ही जैसे विकल्प मिलने लगते हैं तो हमेशा जो वरीयता दी जाती है वो आपको क्या करना पड़ता है बेटा, उससे पहले वाले को उत्तर आपको देना पड़ता है। तो यहां पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, बी विकल्प आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर यहां पर माना जाएगा। वी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर क्या होगा बेटा, सही माना जाएगा। तो याद रखो, हस्तक्षेप की बात करते हैं तो हस्तक्षेप में क्या होगा, हस्तक्षेप इसका उत्तर आपका सही माना जाएगा। यानी दोस्तों विकल्प नंबर आपका बी उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
आगे बच्चा बताओ भाई, यहां पर सारे बच्चे बताइए। देखो बेटा क्या लिखा दूसरे नंबर पे, सारे बच्चे बताइए। लिखा तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की है, क्या लिखा, तू मोहन की उर्वशी कहू उर्वशी समान। बेटा देखो यहां पर उर्वशी एक, बेटा देखो यहां पर क्या लिखा उर्वशी, यहां पर एक उर्वशी किसके लिए बोला है, कृष्ण की प्रेमिका के लिए। एक दिल में जो बसी है उसके लिए उर्वशी, तो एक बंसी के लिए उर्वशी। तो यहां पर आप समझ सकते हो सभी का अलग अलग। तो जो यहां पर भिन्नात्मक शब्द वाले अलग अलग अर्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, यमक अलंकार बोलते हैं। जबकि आप जानते हो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जहां पर वर्डों की हम लोग बार बार आवृत्ति कर देते हैं, यानी कर देते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जैसे कभी कभी हम बोल देते नहीं तरण तरुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, है ना। जैसे कभी बोलते हैं तड़क 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 तड़क, ऐसे करते बोलते रहते ना। कभी कि दिल धड़क धड़क धड़क, ऐसे बोलते नहीं बोलते। इस सारे के सारे अनुप्रास अलंकार के साथ चले जाते हैं। वक्रोक्ति आप लोग जानते होंगे, यमक आप जानते होंगे, श्लेष आप लोग जानते होंगे, है ना। तो यहां पर आपका उत्तर जो सही होगा वो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना भाई। यहां पर उत्तर आपका क्या माना जाएगा, याद रखो दोस्तों सी विकल्प आपको बिल्कुल सही मानना होगा। आगे देखो सारे बच्चे बताओ भाई, यहां पर लिखा निम्न पंक्ति में कौन सा छंद है, बोलो भाई। लिखा हुआ है निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। पहले लिखा मेरी भव बाधा हरो राधा नांगर सोए जा तनकी झाई परे श्याम हरित दुति होए। मेरी भव बाधा हरो राधा नांगर सोए। आगे देखो भैया क्या लिखा, जा तनकी झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। बेटा मैंने देखा अगर बात करेंगे तो पहले मात्राएं निकाल के देखते हैं। यहां पर दो मात्रा, यहां पर बच्चा दो मात्राएं, एक एक दो और दो, एक और दो, यानी कि बच्चा जैसे मैंने गिना 5 5 10 3 13, यानी कि 13 मात्राएं आपको मिल गई। आगे देखते हैं 2 2 2 1 1 2 और 1, यानी कि 6 और 5 11, यानी कि बेटा 11। तो याद रखो दोस्तों 11 और 13, 13 11 किसमें होती है, तो आप सभी प्यारे बच्चों को पता होगा दोहा। जबकि सोरठा इसका उल्टा होता है, वहां पे 11 13 होती हैं। उलाल आप लोग जानते हो 15 13 होती हैं। दोहा में आप जानते हो रोला में आपकी 24 होती हैं। तो यहां पर उत्तर आपका सी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर सही माना जाएगा। सी विकल्प आपका उत्तर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्योंकि जैसे लिखा निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद मेरी भव बाधा हरो राधा नांगर सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहां पर याद रखो दोस्तों विकल्प नंबर आपका सी उत्तर आपका क्या होगा, सही होगा। याद रखो दोस्तों विकल्प नंबर सी आपका उत्तर सही होगा। आगे देखो, आगे बढ़ेंगे बच्चा क्या लिखा है, छा चरण वाला, यानी कि बच्चा यहां पर रिक्त स्थान को आपको भरना है। लिखा छा चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम 4 चरण में रोला छंद और अंतिम 2 चरण में उलाला होता है, उसको बेटा क्या कहते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे पहले 4 चरण में, अगर वो ये बोल देता दोहा, रोला और दोहा मिला के बनाते, लेकिन उलाला के साथ पहले देखो गीत का दिया है। गीत का में आप लोग जानते हो 26 मात्रा होती है, और ये होता कैसा, सम मात्रिक छंद होता है। ये बेटा कैसा होता है, सम मात्रिक छंद होता है, आप सभी को पता होगा। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, विषम मात्रिक पूछ रहा है। आगे देखो हर गीत का में आपकी मात्राएं कितनी होती है, 28 होती हैं, और इसको हम बोलेंगे यह भी एक सम मात्रिक है। कैसा बच्चा, सम मात्रिक है। और आगे देखेंगे सोरठा, ये बेटा इसमें आपको पता होगा 11 और 13 होती हैं। ये आपका कैसा होता है, अर्ध सम मात्रिक होता है। कैसा होता है, अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक होता है। अब बचा आपके लिए क्या, छप्पे ही तो बचा है। तो छप्पे की बात करेंगे तो यह एक विषम मात्रिक होता है। कैसा होता है बच्चा, यह एक विषम मात्रिक होता है। आप सारे बच्चों को पता होगा विषम मात्रिक की बात करेंगे तो कुंडलिया भी आपका विषम मात्रिक होता है। कौन सा भैया, कुंडलिया आपका विषम मात्रिक होता है। जबकि कुंडलिया के बादशाह की बात करेगा, किसकी बादशाह की बात करता है, कुंडलिया के बादशाह कौन है, आप सभी प्यारे बच्चों को पता होगा गिरधर दास है। कौन है बेटा, गिरधर दास है। आपको पता होना चाहिए यहां पर छप्पे में आपने देखा इनके बादशाह की बात करता है तो चंद्रवरदाई है। कौन है भैया, चंद्रवरदाई को आप लोग यहां पर उत्तर को क्या मानेंगे, सही मानेंगे, चंद्रवरदाई हो जाएंगे। तो यहां पर इतने तरीके से आपको प्रश्नों को क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। तो 6 चरण होते हैं, आपने देखा विषम मात्रिक, इसके प्रथम चरण में आप इसको भी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आगे देखो लिखा लिखा हुआ है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। देखो पहले सुनत बचन फिर अनत निहारे देग चाप खंड में डारे अतरिस बोले बचन कठोरा कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। आपने देखा बेटा यहां पर लिखा सुनत बचन फिर अनत निहारे, यानी कि जैसे ही धनुष टूटने की आवाज सुनते कौन, परशुराम जी, देखे चाप खंड में डारे, वो चाप जो खंड है वो धनुष के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें देखा, पड़े हुए जमीन थे। आगे देखो लिखा अतरिस बोले बचन कठोरा, उससे परशुराम बहुत कठोर, यानी कि एकदम जैसे कैसे एकदम क्रोध में जगमगा उठते हैं।
आगे देखो लिखा कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा, जनक से पूछते धनुष तोड़ा किसने, जिसने भी धनुष तोड़ा हो आज उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। परशुराम एकदम क्रोध में झन्ना उठते हैं। तो आपने देखा रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चा, आप सभी लोग जानते हैं क्रोध होता है। करुण रस का आप लोग जानते हैं शोक होता है, क्या होता है शोक स्थायी भाव होता है। हास रस की अगर बात करेंगे तो हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। और वियोग का आप लोग जानते होंगे, वियोग हमारे श्रृंगार रस का एक भाग होता है, तो इसका रति होता है। तो आप देखो बच्चा यह लिखा है सुनत वचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड मही डारे, अतरिस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। तो आपने देखा अगर इसकी बात करेंगे तो एकदम परशुराम जी क्रोध में झन्ना उठते हैं, क्रोध में एकदम बहुत आंखें लाल पीली करने लगते हैं। देखा है पिताजी कभी कभी क्रोध में आ जाते हैं, एकदम आंखें लाल पीली करने लगते हैं। और क्रोध कब जगमगा उठता है, जहां पर अपने कुल, अपने देवता, अपने धर्म, अपने परिवार, अपनी जात, जब इस पर कोई अवहेलना कर देता है, तो जैसे कोई अवहेलना यानी कि नीचा दिखाना चाहता है, उस समय जब हमारे हृदय में एकदम क्रोध नामक स्थायी भाव जन्म लेता है, उसी क्रोध नामक स्थायी भाव के नाम से आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप इसका उत्तर बी सही करेंगे, विकल्प नंबर आपका बी उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते लिखा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते बच्चा, सारे के सारे बच्चे उत्तर देंगे। देखो लिखा हुआ है सिद्ध कवि शरहपा की रचना का नाम है, पहले लिखा दोहा कोश, संदेश रासक, पौम चरयू, प्राकृत पेंगलम। आप देखो बेटा सिद्ध साहित्य कवि की बात करेंगे शरहपा, शरहपा की अगर बात करते बेटा तो सभी बच्चों को पता होगा, अगर शरहपा पे हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं तो शरहपा हमारे सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। सिद्ध साहित्य के बेटा आप सभी को पता होगा प्रथम कवि माने जाते हैं, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हो जाते हैं। इसके बाद आप लोग जानते होंगे इन्होंने महत्वपूर्ण 32 ग्रंथ लिखे, कितने 32 ग्रंथ लिखे, लेकिन इसमें एक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप लोग सभी लोग जानते हो जिसका नाम दोहा कोश है। क्या दोहा कोश। अगर बात करें शरहपा का मूल नाम क्या था, आप लोगों से कभी पूछा जाए तो मूल नाम आप लोग जान सकते हैं, इनका नाम राहुल भद्र था। क्या मूल नाम था, राहुल भद्र इनका प्यारे बच्चों मूल नाम था, क्या था, राहुल भद्र था। आगे देखेंगे बेटा यहां से शरहपा की अगर बात करते बच्चा, किसकी, शरहपा की, तो इन्होंने प्रवर्तन भी किया था। प्रवर्तक अगर किसके पूछे जाए, किसके भैया, प्रवर्तक की अगर बात करता है, प्रवर्तक किसके रहे तो याद रखो सहज यान के बेटा ये क्या थे, प्रवर्तक थे। सहज यान के बच्चा ये क्या थे, प्रवर्तक थे। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी के पहले कभी इनको किन्होंने माना था, तो राहुल सांकृत्यायन का नाम आप लोग जानते होंगे, किसका, सांकृत्यायन का नाम आप लोग जानते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना था। तो यहां पर इतना डिटेल आप लोग जान सकते हो। तो दोहा कोश इनकी क्या है, रचना है। विकल्प नंबर आपका ए उत्तर एकदम सही हो जाएगा। याद रखो लिखा सिद्ध कवि शरहपा की रचना का नाम आपको बताना है, तो बेटा यहां पे जाके दोहा कोश। संदेश रासक किसकी है, आप लोग सभी लोग जानते हो कि संदेश रासक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो माना है। आप लोग जानते हैं अब्दुल रहमान को, अब्दुल रहमान आप बात करेंगे, अब्दुल रहमान के द्वारा आप इसको बता सकते हैं। पौमचरी आप लोग जान सकते हैं बेटा, ये पौमचरी किसकी, स्वयंभू महोदय की, किसकी बेटा, स्वयंभू महोदय की। तो यहां पर डिटेल को आप समझ सकते हैं कि एक एक प्रश्नों को कैसे आप लोगों को तोड़ना है। तो बच्चा यहां पर उत्तर आपका जो सही हो जाएगा, याद रखिएगा विकल्प नंबर ए उत्तर आपका बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो सिद्ध कवि शरहपा का मतलब कौन सी रचना है, तो बेटा विकल्प नंबर ए आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे देखो, आगे देखो बच्चा अगले नंबर क्या लिखा बेटा, अगर देखेंगे लिखा निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, सारे बच्चे रस बताएंगे। देखो क्या लिखा, आए होंगे यदि भरत कुमति वश वन में, तो मैंने ये संकल्प किया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिशोध आपका भी सुनूंगा रण में। बेटा अगर हम बात करेंगे कभी भी किसी लक्ष्य को चुनने की अगर बात करो, अगर मन में ठान लिया है, जैसे मान लीजिए आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में आपने ठान लिया कि हमें ये करके ही दिखाना है, तो ये आपका उत्साह होता है। अब तुमने कह दिया कि भाई साहब मोहल्ले में एक लड़की गोरी गोरी है, भाई साहब इसको अपना बना के मानेंगे। अब अपना बनाने का मान लिया, ठान लिया, तो ये भी तो तुम्हारे अंदर उत्साह है। बाद में बेशक धुन दिए जाओ, है तोड़ दिए जाओ, अलग बात है, लेकिन वहां पर तुम्हारे अंदर क्या एकदम उत्साह है। तो जब किसी को लक्ष्य मान लेते हो और लक्ष्य को क्या करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, ऐसे स्थान पर अगर याद रखो दोस्तों, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो। देखा लिखा आए होंगे यदि भरत कुमति वश वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिशोध आपका भी ना सुनूंगा रण में। ऐसे स्थान पर आप समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो रस होगा वह आपका ए नंबर यानी कि वीर रस आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि वीर रस की स्थायी भाव की बात करते हैं, वीर रस की स्थायी भाव की बात करेंगे, इसका उत्साह स्थायी भाव होता है। करुण रस की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो करुण का क्या होता है आपको पता होना चाहिए, शोक स्थायी भाव हो जाता है।
वियोग श्रृंगार आप लोग को पहले ही बताया कि वियोग किसका, श्रृंगार इसका तुरंत ही हो जाएगा। हास की बात करेंगे, इसका बेटा क्या होता है, हास होता है। तो याद रखो दोस्तों, विकल्प नंबर जिन बच्चों ने ए सही किया है वह अपने स्थान पर बिल्कुल क्या होंगे, सही होंगे। तो याद रखो दोस्तों, यहां लिखा है कि आए होंगे यदि भरत कुमति बस वन में, तो मैंने ये संकल्प किया है मन में, उनको ईश्वर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिशोध आपका भी नहीं सुनूंगा रण में। आपसे रस पूछा गया है, तो रस आपको क्या सही करना है, यहां पर जाके वीर रस आपको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। चलिए आगे देखो, लिखा छंद को पढ़ते समय ठहराव की स्थिति को क्या कहा जाता है। सारे बच्चे बताइए, कई बार प्रश्न आपको रिपीट किया है और कई बार पूछा भी गया है। याद रखो दोस्तों, यहां पर लिखो, लिखा है छंद को पढ़ते समय ठहराव की स्थिति को क्या कहते हैं। तो जल्दी बताओ भाई, जल्दी लगाओ भाई कमेंट सभी लोग, और एक बार जितने भी बच्चे सभी लोग सेशन को शेयर कर दो भाई जबरदस्त तरीके से। अगर शेयर नहीं करोगे तो फिर तो ये तो दिक्कत वाली बात है भाई, शेयर तो करना ही पड़ेगा, है ना, शेयर बिना कुछ होता ही नहीं। चलो भाई, तो बच्चा हम लोग बात करते हैं, यहां पे देखो ठहराव की बात करता है। एक आपने देखा होगा जिसको हम पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। एक आपने देखा होगा बेटा जिसको हम लोग गद्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गद्य बोलते हैं। तो पद और गद्य की बात करेंगे। पद में रुकने को क्या कहा जाता है, मतलब ठहरने को क्या कहा जाता है, ठहरने को याद रखिएगा, उसमें हम इसको क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। तो पद में रुकने या ठहरने को यति बोलते हैं। याद रखो दोस्तों, गद्य में रुकने को क्या बोलते हैं। यहां पर बच्चा आपको पता है, जाके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, विराम चिन्ह हम लोग सही करते हैं। क्या करते हैं, विराम चिन्ह सही करते हैं। तो यहां पर विकल्प आपका क्या सही होगा, याद रखो दोस्तों, यहां पर भी गति मतलब आप किसी भी प्रवाह देते, गति मतलब पद मतलब पंक्ति, तुक आप लोग जानते हो, मात्रा लास्ट में तुक से निकलती है। तो यहां पर बच्चा आपको उत्तर क्या सही होगा, सारे के सारे बच्चे जान रहे होंगे, उत्तर यहां पर यत आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां पर उत्तर आपको क्या सही करना पड़ेगा, यत सही करना पड़ेगा। आगे देखो, साधारणतया छंद के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताओ, साधारणतया छंद के कितने भेद होते हैं। सारे के सारे बच्चे उत्तर देंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं छंद के प्रकार की, किसकी, छंद के, वैसे छंद के वास्तविक प्रकार देखें, कुल प्रकार कितने होते हैं। तो याद रखो दोस्तों, कुल हम जाके 3 करते हैं। कितने करते हैं, 3। 3 में आपने देखा होगा, एक को हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रिक छंद, जहां पर मात्रा की हम लोग गणना करते हैं। किसको भैया, मात्रिक, जहां पर मात्रा की गणना की जाती, किसकी, हम लोग मात्रा की गणना करते हैं, मात्रा की गणना करते हैं, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद देखो, यहां पर हम देखेंगे, एक होता है वार्षिक छंद। क्या होता है बच्चा, वार्षिक छंद होता है। वार्षिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, तो ये आपका वार्षिक छंद हो जाता है। एक आप लोग जानते हो जिसको मुक्तक छंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्तक छंद। मुक्तक छंद की प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे, जहां पर वर्णों की, और आप देखते हैं ना तो यहां पर वर्णों का क्रम होता है, ना पर यहां पर मात्रा का सही क्रम होता है। जबकि इसे प्रयोग करने वाले आपको पता होगा, हम लोग जानते होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। किसका नाम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम सुना होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी आप लोग जानते हो जूही की कली। क्या जानते हैं बेटा, जूही की कली। तो जूही की कली आप लोग जानते हो, उसमें इन्होंने क्या क्या प्रयोग किया था। तो याद रखो दोस्तों, विकल्प नंबर ए आपको, क्योंकि यहां साधारणतया लिखा है, आपको साधारणतया पूछा है, मतलब लगभग कितने होते हैं, साधारण तरीके से देखेंगे तो 2 उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 उत्तर आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल उत्तर क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो विकल्प आपका क्या सही होगा, आपका ए एकदम विकल्प उत्तर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद की प्रथम चर्चा कहां हुई है, सारे बच्चे उत्तर बताओ। बढ़िया सा प्रश्न है, सारे के सारे बच्चे उत्तर देंगे। लिखा है छंद की प्रथम चर्चा कहां हुई है। तो पहले अगर हम देखेंगे, छंद की प्रथम चर्चा अगर बात करते हैं, तो सभी प्यारे बच्चों को पता होगा वेदों में होती है। किसमें होती है, वेदों में होती है। लेकिन वेदों की अगर बात करेंगे तो वेदों में कहां पर होती है, तो उस वेद का नाम क्या, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद आप लोग जानते हो, इसमें संधि की बात अगर करेंगे तो याद रखो दोस्तों, रक प्लस क्या होता है, वेद होता है। यानी कि संधि यहां पर कौन सी होती है, आप सभी बच्चों को पता होगा, यहां पर व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो यहां पर याद रखो बेटा, क्या है आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। तो विकल्प नंबर आप समझ सकते हो, सी विकल्प आपका सही होगा। महाभारत बिल्कुल नहीं, यहां पे अर्थवेद। जबकि आप लोग जानते हैं कि इसके प्रवर्तक पिंगलाचार्य है, जिन्होंने छंदो उपनिषद में इसका क्या कहता वर्णन किया था, जिसको पिंगल शास्त्र के नाम से भी हम लोग क्या करते जानते हैं। तो याद रखो, छंद की प्रथम चर्चा कहां हुई है, महाभारत में, अर्थवेद में, ऋग्वेद में, रामचरितमानस में। विकल्प नंबर आपका क्या सही होगा, सी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर यहां पर सही होगा। क्या होगा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, सारे के सारे प्रश्न आप लोग क्या करते हैं, मुल्ला दाऊद की भाषा है। जल्दी बताओ भाई, मुल्ला दाऊद की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या बताना होगा, सारे बच्चे बताइए। मुल्ला दाऊद, बोला भाई। मुल्ला दाऊद की आप लोग जानते होंगे, मुल्ला दाऊद की रचना आप लोग पद्मावत जानते हो भाई। क्या है पद्मावत, आप लोगों ने नाम सुना होगा पद्मावत की चंद्रायन है, मुल्ला दाऊद की चंद्रायन है। पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की। तो इसकी अगर भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है, ठेठ अवधी है।
बेटा याद रखो अवधि है, कौन सी अवधि है? ठेठ अवधि है। यहां पर पहाड़ी मिश्रित अवधि बिल्कुल गलत हो जाएगा, साहित्यिक गलत हो जाएगा, यहां पर पश्चिमी, तो यहां पर विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि यहां पर आप समझ सकते हो चंद्रायन हो जाएगी। बोलो भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ भाई, सारे के सारे बच्चे उत्तर दो भाई। सभी लोग इसका क्या करेंगे? उत्तर देंगे भाई। अच्छा कुतुबुन की बताओ कौन सी रचना है? सारे बच्चे बताओ कुतुबुन की। बोलो भाई, जल्दी बताओ। देखो तो यहां पर ठेठ अवधि में लिखा गया, तो विकल्प नंबर आपका क्या होगा? डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, सारे बच्चे बताओ भाई, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें आपसे अलंकार पूछना चाह रहा है, तो कौन सा बेटा अलंकार होगा? पीपर पात सरिस मंडोला। आपको पता है पीपर पात सरिस, जहां पर आप देखते हैं अगर सा सम सरिस वाचक शब्द आते हैं, और यहां पर जहां पर आप लोग जानते होंगे उपमेय पर उपमान की उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है। उपमान की क्या करते हैं हम लोग? तुलना करते हैं। जैसे यहां पर उपमेय पर उपमान की तुलना करना शुरू कर देते हैं। याद रखो दोस्तों विकल्प कौन सा सही होगा? वो आपका बी यानी कि उपमा अलंकार सही होगा। उत्प्रेक्षा में हम लोग क्या करते हैं? उपमेय और उपमान की समावना, यानी उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। तो आप लोग जान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर उत्प्रेक्षा आपका क्या हो जाएगा? अलंकार सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। रूपक में रूप चढ़ाते चरण कमल बंदो हर राई, तो यहां पर जैसे आप मैया में तो चंद्र खिलौना लय हो, ऐसे स्थान पर याद रख सकते मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर जो सही होगा वह आपका वी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अब देखो बेटा यहां पर देखते श्लेष अलंकार है, पर संख्या भी अतिशयोक्ति और प्रतीप। देखो यहां पर उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, यार उस तपस्वी से कितना तुमने उल्टा कर दिया, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। जब कहीं पर बढ़ा चढ़ा की बात करते हैं, जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा, नहीं कहते रण बीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो यहां पर राणा प्रताप के घोड़े से हवा का जो पाला पड़ गया, तो इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आप याद रख सकते हो यहां पर आपका जो सही होगा वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। श्लेष अलंकार आप लोग जानते होंगे, जहां पे रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। तो यहां पर श्लेष अलंकार आपका हो जाता है। याद रखिएगा बच्चा, प्रतीप अलंकार जो होता है यह उपमा का आपका उल्टा माना जाता है। तो वी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चा, देखो क्या लिखा, सिद्धों के प्रथम कवि की बात करेंगे, मैंने अभी बताया था। जल्दी बताओ भाई, सिद्धों के प्रथम कवि की बात करते हैं। सिद्ध साहित्य लोग जानते होंगे, सिद्धों की अगर बेटा संख्या की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? संख्या। तो संख्या याद रखिएगा 84 संख्या थी। अगर इनमें प्रथम कवियों की बात करते हैं तो प्रथम कवि कौन है? सरैपा महोदय हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रथम स्थान किसका था, याद रखना दोस्तों, प्रथम स्थान अगर बात करते हैं लुइपा का स्थान प्रथम था, जिनके गुरु का नाम था सबरपा। इनके गुरु का नाम बेटा क्या था? सबरपा था। तो याद रखो, और इनके गुरु का नाम क्या था? तो याद रखो सरैपा इनके गुरु का नाम था। तो विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। सिद्धों की अगर बात करते हैं, याद रखो दोस्तों, जैसे उसने कहा सिद्धों के प्रथम कवि की अगर बात करते हैं, तो याद रखो विकल्प नंबर आपका ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि संख्या 84 थी। ऐसे प्रकार से उत्तर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? जल्दी बताओ भाई, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? सारे के सारे बच्चे उत्तर इसका सही देंगे। देखो मैंने देखा अपभ्रंश के अगर प्रथम यहां पर देखते हैं, आपसे प्रथम महाकवि पूछे जाते हैं। प्रथम महाकवि अपभ्रंश में आप देखते होंगे, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा स्वयंभू महोदय का। किसका नाम? स्वयंभू। ये अपभ्रंश के आपके क्या थे? प्रथम कवि थे। और इनकी रचना आप लोग जानते होंगे पौमचर्यू। पौमचर्यू के बारे में आप लोग जानते होंगे। स्वयंभू महोदय को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग इन्हें? अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। तो यहां पर जो उत्तर आपका सही होगा
वो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्हें अपभ्रंश का बच्चा क्या कहा जाता है, वाल्मीकि भी कहा जाता है। जैसा कि देखो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि की अगर बात करते हैं तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन हो जाते हैं, याद रखो दोस्तों डी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, यहां पर लिखा नावादास, जो नावादास की बात करते हैं बेटा, किसकी, नावादास, नावादास द्वारा लिखित अष्टयाम, कौन सी भैया, अष्टयाम, किस भाषा में लिखी गई, इनकी अष्टयाम भी है बच्चा, और नावादास की याद रखना एक कौन है, भक्त का, कौन है, भक्तमाल, ये दोनों आपकी इनकी रचना जानते होंगे। नावादास के बारे में जानते होंगे, ये तुलसीदास के समकालीन, तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे, राम भक्त कवि हैं तुलसीदास के, ये क्या है, समकालीन राम भक्त कवि के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो याद रखो दोस्तों, यहां पर जैसा कि आपको पता है नावादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा की रचना है, तो आप याद रखिएगा यहां पर विकल्प नंबर आपको क्या करना होगा, सी विकल्प आपको बिल्कुल सही करना होगा। सी विकल्प को जाके आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही करना पड़ेगा। तो नावादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखो दोस्तों सी विकल्प आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे जो बच्चा लिखा विशल देव रासो, जल्दी बताओ भाई, यहां पर देखेंगे आपने देखा विशल देव रासो के रचयिता कौन है, सारे बच्चे बताओ भाई, विशल देव रासो, तो विशल देव रासो जो है उनके रचयिता कौन है, जबकि चंद्रबरदाई को आप लोग जानते होंगे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये भी आप लोग जानते हो कि पृथ्वीराज रासो। जगनी के बारे में जानते हो कि परमाल रासो, परमाल रासो। बाकी आपको इनकी पंक्ति भी पता होगी, अभी टीटी में पूछी गई थी बेटा, इसमें पूछी गई थी टीटी में, तो इनकी पंक्ति क्या है, 12 वर्ष लो कुकुर जीवे और 13 लो जिये सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवे को धिकार, ये इनकी क्या थी बेटा, पंक्ति थी। यहां पर केदार, भट्ट केदार को आप लोग जानते हो, जयमंग चंद्रिका वगैरह आपकी पूछी जाती है। यहां पर याद रखो नरपति नाल, ये इनका विशल देव रासो का विकल्प नंबर बी आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। याद रखो 27 का उत्तर जो सही होगा वो विशल देव रासो आपका विकल्प क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखो वैदेही वनवास के लेखक हैं, सारे बच्चे बताएंगे वैदेही वनवास के लेखक कौन है, आपको उत्तर आपको बताना है, जल्दी बताओ भाई। वैदेही वनवास के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की बात करें, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अमंग अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, हृदय प्रेम आलोक, ऐसी पंक्ति का व्याख्यान करने वाले कौन है, तो राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। यहां पर देखेंगे वैदेही वनवास किसका है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, भूलोक का गौरव, पुन लीला स्थल जहां, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां। तो यहां पर आप जानते होंगे जो आपका उत्तर सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर विकल्प नंबर आपका बी सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी पंक्ति आप लोग जानते होंगे, 4 डग हम चले तो क्या किया, मैदान बाकी है कोसों का, यानी विकल्प नंबर आपका बी उत्तर बिल्कुल आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो 28 का उत्तर आपका क्या होगा, बी। जिन बच्चों ने बी दिया है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। एक बार जितने बच्चे भैया देख रहे हैं सारे के सारे सेशन को बेटा शेयर कर दो, सभी के सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। जैसे देखो लिखा कवि धूमिल का पूरा नाम था, जल्दी बताओ कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था, सारे के सारे बच्चे उत्तर देंगे, जल्दी बताओ भाई कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है, बोलो भाई। जल्दी बताओ भाई। तो यहां पर आपको पता है कि अगर देखेंगे कवि धूमिल का पूरा नाम आप सभी बच्चों को पता होगा, तो मैंने कितनी बार बताया है, धूमिल का नाम था सुदामा पांडे धूमिल, इनका पूरा नाम क्या है, सुदामा पांडे धूमिल, यानी विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। याद रखो कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है, सुदामा पांडे धूमिल, यानी विकल्प नंबर आपका सी उत्तर एकदम सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं वर्तमान काल के कितने वेद हैं, सारे के सारे बच्चे बताएंगे वर्तमान काल के कितने वेद हैं, सभी लोग उत्तर सही बता दो, सारे के सारे बच्चे उत्तर सही बताएंगे। यहां पर लिखा है वर्तमान काल के कितने वेद हैं, बोलो भाई। तो वर्तमान काल के भेदों की अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, वर्तमान काल के भेद की अगर बात करेंगे तो पहले मैंने बताया 5 आपको करना है, 5 कौन कौन से, सामान्य वर्तमान, क्या करना, सामान्य वर्तमान। दूसरे नंबर पे आप लोग जानते हो तात्कालिक, तात्कालिक या बेटा इसको अपूर्ण वर्तमान करेंगे, अपूर्ण वर्तमान करते हैं। तीसरे नंबर पे आप लोग बच्चा लोग जानते होंगे, आप लोग संदिग्ध वर्तमान करना होगा, क्या करना होगा, संदिग्ध वर्तमान करना होता है। संदिग्ध वर्तमान के बाद आप लोग जानते हो संभाव्य वर्तमान करना होगा,
क्या करना, संभाव, और एक आपका पूर्ण वर्तमान, यानी कि 5 आपको करना होता है। तो विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। डी अगर नहीं होता तो 3 कर सकते थे। यहां पर उत्तर आपको पता नहीं वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के भेदों की अगर बात करें, डी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे जल्दी से बताइएगा। मैं पढ़ रहा हूं वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है, जल्दी बताओ भाई। मैं पढ़ रहा हूं इस वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है। पहले लिखा पूर्व वर्तमान, दूसरे में लिखा तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान। अगर हम देखते हैं जिसके अंत में, आप सारे बच्चों को पता होगा, जिसके अंत में रहा है, रही है आदि सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, उसको प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को पता होगा अपूर्ण वर्तमान कह सकते हैं, या फिर उसी को तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, जैसे यहां पर विकल्प नंबर क्या होगा, बी विकल्प आपका सही होगा। सामान्य वर्तमान होता तो वह जाता, वह आता, वह खाता है, क्या लिखते, तो वह आता है, वह जाता है, ये आपका सामान्य वर्तमान। संदिग्ध का मतलब होता है, आप लोग जानते हो, जहां पे संदेह प्रकट होता है, वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, यह संदिग्ध आपका वर्तमान हो जाता है। पूर्ण वर्तमान जैसे वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह मिल चुका है। अब किससे मिल चुका है तो आप जानते ही हो। तो यहां पर उत्तर आपका क्या होगा, बी विकल्प आपका बिल्कुल, जिन बच्चों ने उत्तर सही किया वह अपने स्थान पर बिल्कुल सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, काल का भेद कौन सा नहीं है। सारे बच्चे बताओ भाई, काल का कौन सा भेद इसमें नहीं है। आपको पता है काल की अगर बात करते हैं ना, किसकी काल की, काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, सभी लोग जानते होंगे। तीनों प्रकार में आप देखेंगे, पहले हमारा होता है वर्तमान, वर्तमान के बाद आप जानते हो भूतकाल, और भूतकाल के बाद आप लोग जानते हो भविष्य। तो यहां पर आपको पता कौन सा नहीं होता है, आपातकाल प्रकार कोई भी यहां पर नहीं होता है, यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आपातकाल कोई भी प्रकार यहां पर नहीं होता है। याद रखो काल के भेदों की अगर बात करते हैं तो बी विकल्प आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखो, जब कथन से पूर्व कार्य हो चुका हो वहां कौन सा काल होता है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, सारे के सारे बच्चे उत्तर दो भाई। यहां पर लिखा हुआ है जब कथन से पूर्व कार्य हो चुका हो तो वहां कौन सा काल होगा, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। अच्छा ये भी तुम्हें नहीं पता है, ये अगर उत्तर नहीं दे पा रहे तो बहुत गलत बात भाई, ये तो उत्तर सभी लोग सही दे दो। यहां पर आपको पता होना चाहिए, इतना सरल प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है तो ये भी कभी कोई जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। यहां पर लिखा जब कथन के पूर्व में कार्य हो चुका हो, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कौन सा, वर्तमान काल, भविष्य काल, और क्या लिखा, भूतकाल। बेटा काल आपका कार्य हो चुका है, जब कार्य हो चुका है तो आपको पता होना चाहिए समय भी समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय भी समाप्त हो जाएगा। और बेटा जब समय समाप्त कर देंगे तो याद रखो सी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि यहां पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, भूतकाल को उत्तर क्या करना पड़ेगा, यहां पर सही करना पड़ेगा। अगला देखो लिखा, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है, बोलो भाई, इसमें आपको पहचानना है कौन सा सर्वनाम है। देखो बेटा अगर बात करेंगे द्वारा क्या है, तो ये कारक चिन्ह है, ये कारक चिन्ह है। मोहन आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी आपको पता है। यहां पर देखो जाना क्या, ये आपकी क्रिया है, तो बचा क्या, तुम ही तो बचा है ना। तो तुम आप क्या करते हो, तो तुमसे आपको पता है ये आपका क्या बनेगा, आपको पता है ये मध्यम पुरुष बनेगा, जाके क्या बनेगा, इसको जाके आपको मध्यम पुरुष आपको करना पड़ेगा। यानी विकल्प नंबर ए आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए विकल्प आपका क्या हो जाता है, यहां पर सही हो जाता है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। लिखा निज सर्वनाम आपको बताना है। निज का मतलब जो आप स्वयं कार्य करना चाहते हो, स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का आप लोग प्रयोग करते हो वो आपके क्या होते हैं, निजवाचक हो जाते हैं। तो एक बार सभी के सभी बच्चे उत्तर दे दो भाई। यहां पर जैसे लिखा निजवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, लिखा तुम, वह, स्वयं और हम। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखो अगर बात करते लिखा वह हमारा क्या, ये निश्चयवाचक है, क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, आप लोग जानते होंगे। इसका देखो हम की बात करेंगे, हम आपको प्रथम पुरुष के साथ लेके जाएंगे, किसके साथ लेके जाते हैं, प्रथम पुरुष के साथ लेके जाते हैं। आपने देखा होगा स्वयं, तुम की बात करोगे, तुम हमारा मध्यम पुरुष के साथ होता है, किसका, मध्यम पुरुष के साथ होता है। आपने देखा स्वयं की बात करेंगे तो ये याद रखो किसके साथ है, आप ले जाके इसको निजवाचक सर्वनाम आपको करना होगा, यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। जिन बच्चों ने सी दिया है ना भाई, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो भाई जबरदस्त तरीके से, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जहां पर हम लोग चारों के चारों विकल्पों को तोड़ते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे प्रश्नों पर भी आपको चर्चा करने की जरूरत है। आगे देखो बच्चा क्या लिखा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते बेटा, बहुत अच्छा सा प्रश्न लिखा है, लिखा निश्चयवाचक। अगर हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, सारे बच्चे बताओ भाई। देखो अगर हम बात करें निश्चयवाचक, निश्चयवाचक को और किस नाम से जान सकते हैं। पहले देखो निजवाचक तो आपके अलग है, तो बिल्कुल उसके साथ होगा नहीं निश्चय, लेकिन ये है वह लड़की बैठी है,
तो आप संकेत भी तो कर रहे हैं भाई, वह लड़की बैठी है तो आप इसको क्या करें, संकेत भी तो बता रहे हैं। तो याद रखो दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, संकेतवाचक के साथ भी तो ले जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर जाके किसी को इंगित करते हैं, किसी को इशारा करते हैं और उसकी निश्चय का बोध कराते हैं। तो जैसे हम लोग निश्चय का बोध कराना शुरू कर देते हैं, तो याद रखो बच्चा, उसको किसके साथ लेके जा सकते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम के साथ लेके जा सकते हैं। तो यहां पर विकल्प जो आपका सही होगा वो सी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर सही होगा। जियो मेरे शेरो भाई। तो याद रखो दोस्तों, यहां पर क्या है, आप जाके विकल्प नंबर सी को उत्तर आपको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। यह मेरी पुस्तक है, मैं आपको सर्वनाम बताना है, जल्दी बताओ। लिखा हुआ यह मेरी पुस्तक है, सारे के सारे बच्चे बताओगे मैं किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। पहले लिखा निजवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक और अनिश्चयवाचक। देखो यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक किसकी है, मेरी है, तो आप जान सकते हो यह मेरी पुस्तक है ना, तो संकेतवाचक के साथ तो ले नहीं जाओगे, यह पुस्तक किसकी, मेरी, मतलब हम अपने लिए कहना चाह रहे हैं। और जहां पर अपने का बोध कराता है दोस्त, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक करते हैं। तो विकल्प नंबर ए आपका उत्तर बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आप लोग अपने लिए कहना चाह रहे हो। जब कहीं पर किसी चीज को अपने लिए या स्वयं करना चाहते हो या अपनत्व दिखाना चाहते हो, ऐसे स्थान पे यह मेरी पुस्तक है। बेटा यहाँ पे निजवाचक भी हो सकता है, वैसे देखें कारक के हिसाब से संबंधवाचक भी हो सकता है, लेकिन संबंधवाचक तो कोई सर्वनाम ही नहीं होता है। तो विकल्प नंबर तो हम एक के साथ ही जाएंगे, निजवाचक के साथ ही इस उत्तर को क्या करेंगे, सही करेंगे। समरूपी शब्द पर्यंत और पर्यंक को आपको अर्थ बताना है, जल्दी बताओ भाई। यहां पर लिखा पर्यंक और पर्यंक, क्या लिखा, पर्यंत और पर्यंक का आपको अर्थ बताना है, जल्दी बताओ भाई। देखो यहां पर पर्यंत मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है कि पलंग होता है। देखो इसका मतलब तो मुझे पता है पलंग होता है, क्या होता है, पलंग होता है। तो याद रखो बेटा क्या है, पलंग। लेकिन पर्यंत मतलब क्या होता है, तक होता है कि पर्याप्त होता है। बेटा यहाँ का इसका मतलब होता है तक। विकल्प नंबर बी आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। समरूपी शब्द पर्यंत और पर्यंक की अगर बात करते हैं तो विकल्प नंबर यहां पर ए उत्तर बिल्कुल, सॉरी बी उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वी उत्तर आपका बेटा क्या होता है, सही हो जाता है। चलिए आगे बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। शब्द के सामने लिखा 39 नंबर, लिखा समरूपी शब्द अनल। अनल और अनिल के सही अर्थ का भेद आपको बताना है। अनल और अनिल के आपको क्या है, सही शब्दों का अर्थ आपको बताना है। प्यारे बच्चों, सारे बच्चे जितने बच्चे हैं सभी लोग एक बार सेशन शेयर करेंगे, और अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दें। और एक बात और याद रखिएगा, परचम बैच अभी तक नहीं लिया तो परचम बैच जरूर लीजिए, क्योंकि अब तो आपका 50% क्या डिस्काउंट है, तो बैच तो आपको लेना ही है ना। और इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा तो बहुत सारे प्रश्नों को आप रिवाइज कराते रहेंगे। आगे देखो समरूपी शब्द अनल और अनिल। अनिल मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, हवा होता है। हवा भी हो सकता है और वायु भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन अनल का मतलब आप जानते हो अग्नि होता है। अनल के मतलब आप लोग जानते हो कि क्या होता है बेटा, अग्नि होता है। तो अग्नि और हवा हम लोग जानते हैं। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। डी विकल्प आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहां पर आग और वायु के साथ उत्तर को सही करते हैं। आगे देखो बच्चा क्या लिखा है, सारे के सारे बच्चे उत्तर देंगे। देखो लिखा है निम्नलिखित समरूपी शब्द में से कौन सा युग्म क्रमशः शब्दकोश एवं खजाना का अर्थ देता है। शब्दकोश और खजाने का अर्थ देखते हैं। देखो इस खजाने का मतलब आप लोग जानते होंगे, इसका जो अर्थ देगा उसको कोष आप लोग जानते हैं, क्या होता है, कोष होता है। तो ये तो अर्थ कोष का देता है। आगे देखो बच्चा क्या लिखा, शब्दकोश की बात करेंगे तो शब्दकोश बच्चा आप लोग जानते होंगे, इसका अर्थ क्या होता है, कोष होता है। कोष मतलब शब्दकोश, तो ये आपका क्या है, कोष और कोष, यानी विकल्प नंबर आपका ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए विकल्प जिन बच्चों ने उत्तर दिया है वह अपने स्थान पर बिल्कुल क्या है, सही होंगे, क्योंकि यहां पर क्या लिखा भैया, कोष और कोष की बात करते हैं तो कैसे हमको दिमाग लगाना होगा। सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग उत्तर कैसे देते हैं वो आपके सामने उत्तर को हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसके बाद देखो लिखा अत्यधिक। सारे के सारे बच्चे इसका उत्तर भी देखेंगे। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद आपको करना है, यानी कि इसमें कौन सा शुद्ध है। मुझे पता चला अत्यधिक जैसे मिलेगा, जैसे इसका बेटा हम लोग विच्छेद करते हैं तो ये अति हो जाएगा, क्या होता है, अति होता है। और इधर देखेंगे बच्चा ये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अति प्लस अधिक बराबर क्या होता है, अत्यधिक होता है, यानी कि अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। विकल्प नंबर बी आपका उत्तर बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है, क्योंकि हमने जैसे ही देखा अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल क्या होगा, उत्तर सही होगा। आगे देखो बच्चा निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। सारे के सारे बच्चे उत्तर दो भाई, इसमें कौन सी संधि आपकी कैसी विसर्ग संधि है। तो हम लोग दिमाग लगाना चाहते हैं, निरंतर की बात आप लोग जानते होंगे, तो इसका क्या होता है, नी प्लस क्या होता है बेटा, हम देखेंगे अंतर होता है। नी प्लस अंतर बराबर निरंतर हो जाता है, आपको पता है। जगदीश की बात करते हैं तो जगत प्लस ईश हो जाता है, जगत प्लस ईश हो जाता है, जगदीश आप लोग जानते होंगे। इसका देखो दिग्गज की बात करेंगे तो दिग्गज आपका क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, दिग प्लस क्या होता है बच्चा, गज होता है, ये दिग्गज आप लोग जानते होंगे। इसका देखो बेटा यहां पर लिखा महिष। महिष का मतलब आप देखेंगे तो यहां पर अगर इसका हम विच्छेद करना चाहेंगे तो बेटा आप समझ सकते हो ये क्या होगा, मही प्लस ईश होता है। मही मतलब पृथ्वी होता है, ईश मतलब देवता, पृथ्वी के देवता को महिष हम लोग क्या करते बोलते हैं। याद रखो दोस्तों, मैंने देखा यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। निरंतर को मैंने देखा तो यहां पर निरंतर में विसर्ग संधि है,
अगर बात करेंगे निरंतर की, तो यहां पर बच्चा आपकी कौन सी संधि मिली, विसर्ग संधि मिली, आप सभी को पता है। यहां पर जगदीश में आप जान सकते हो, तो यहां पर बच्चा आपकी कौन सी संधि, व्यंजन संधि है, ये भी आपको पता है। दिग्गज की बात करेंगे तो ये आप लोग जान सकते हो, ये भी आपकी कैसी, व्यंजन संधि है, ये आपकी कैसी, व्यंजन संधि है। महिष की बात करेंगे तो आप याद रखो दोस्तों, महिष में संधि कैसी है, तो दीर्घ स्वर संधि है, कैसी, दीर्घ स्वर। तो यहां पे सारे के सारे उत्तरों को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखो बच्चा, क्या इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। इत्यादि कौन सी संधि होती है, मुझे पता है, जहां पर इत प्लस आदि को अगर हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, इत प्लस आदि बराबर इत्यादि, इत्यादि में आपकी संधि जो बनेगी जाके, तो पहले लिखा यट संधि, दीर्घ संधि, गुट संधि और अयादि। यहां पर विकल्प आपका ए उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संधि यहां पर कौन सी हो जाएगी, आपकी अयादि संधि, बिल्कुल विकल्प क्या होता है, बिल्कुल उत्तर सही होगा। चलिए सॉरी, यट संधि आपका विकल्प क्या होगा, सही होगा। जिन बच्चों ने क्या किया, ए विकल्प आपका सही किया है, वो बेटा इसको क्या करें, बिल्कुल क्लियर करें। चलिए तो ये आज का लास्ट का क्वेश्चन है, जिसको आपको क्या करना है, आप सारे बच्चों को, जितने बच्चे हैं सभी लोग इसका उत्तर किसमें करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसा कि आपको पता है कि कमेंट बॉक्स में जाके इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक ना किया, अभी तक परचम बैच ना लिया हो तो परचम बैच भी जरूर ले लें। और बाकी आप जानते हो हमारे यहाँ टीचिंग के भी बैच चल रहे हैं, 10 तक आपके यूपीपीसीएस को लेकर आप आईएसपीसीएस वाई एग्जामपुर में देख सकते हैं। तो जो भी बैच आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। और ये जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास, तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय हिंदी, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।